जॉब करा मैंने 2 साल दुबई में। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी फूड टेक्नोलॉजी करा है। उसके बाद से मैं रेगुलर तैयारी में हूँ। अच्छा, तो सर आपने 2022 पीसीएस का भी मेंस दिया हुआ है? सर मैंने मेंस दिया हुआ है। मेंस उसमें दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशन इस बार है कि शायद कुछ और अच्छा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का रिजल्ट आ चुका है फाइनल रूप से। उसी सिलसिले में हम आप सभी लोगों को वीडियो प्राप्त करा रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं अब्दुल साबिर भाई, जिनका यूपीपीसीएस में 13 रैंक पे एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे चयन हुआ है। तो सर सबसे पहले हमारे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए मेरे घर पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हम लोगों की मुलाकात हालांकि पहले भी हुई है। जिस तरीके से आपका मतलब व्यक्तिगत संबंध हमारा रहा है, हम इसको आगे भी ले जाने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप मेरे घर पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में जो छात्र जुड़े हैं उनको बताएं कि आपने क्या पढ़ाई की है। पहले तो मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताऊंगा और उसके बाद ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा नहीं होना चाहिए, या तैयारी करने वाले स्टूडेंट का अगर प्लान है तो वो कैसा होना चाहिए। मैंने एक्चुअली इंटर और हाई स्कूल एग्रीकल्चर से करा हुआ है। एग्रीकल्चर मेरा प्लान जो है बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह करने का था। तो हाई स्कूल से ही मैंने चीज़ें एग्रीकल्चर के ही पर्सपेक्टिव से ले लिया था। फिर जब इंटर के बाद मुझे थोड़ा सा चीज़ें बीटेक के प्रति भी मेरा मन हुआ। मेरे पिताजी जो है कह रहे थे कि बीटेक करना चाहिए। तो बीटेक में फिर मैंने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। फिर जॉब करा मैंने 2 साल दुबई में। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी फूड टेक्नोलॉजी करा है। उसके बाद से मैं रेगुलर तैयारी में हूँ। अच्छा, तो सर आपने दुबई में जॉब करके फिर इसकी सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए सोचा, तो इस दरमियान आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? दुबई में सर जब हालांकि तैयारी का प्लान तो पहले से था, तो दुबई में जब हमने जॉब करा तो लिविंग स्टैंडर्ड और फिनेंशियल थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक से फिर से दिल्ली में जा कर के एक रूम में अपने आप को बंद करना और एक सिंपल लाइफ जीना एक चैलेंजिंग तो था ही। लेकिन जब मन में ये था, ये ध्येय था, ये एकदम पक्का था कि करना तो यही है। अब चाहे जितने भी चैलेंजेस आएँ, चाहे टाइम जो भी लगे, फिनेंशियल बर्डन जो भी लगे, लेकिन करना तो यही है। तो जब ये चीज़ मन में था तो फिर हमने कुछ ये नहीं सोचा कि जो आराम मुझे दुबई में मिल रहा था, या अगर मैं कहीं और इंडिया की में ही जॉब में कर रहा होता, जो आराम मिलना चाहिए उन सबको बिना सोचे हुए अपने ध्येय पे मैं लगा हुआ था बस। अच्छा, इस आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? सबसे बड़ा योगदान तो सर 90% योगदान तो सर मेरे पिताजी का था। उन्हीं का ये प्लान था कि मुझे तैयारी करना है। जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई वगैरह करता था तब से ही उन्होंने मेरे मन में ये बात बहुत बार बोली कि नहीं, आपको जो है तैयारी करना है, तैयारी करना है। और मेरे मन में मतलब मैंने सब कुछ जो है अपना जो किया है ये सब सिर्फ अपने पिताजी के लिए किया है। और उसमें और लोगों का योगदान ज़रूर है। मेरे चाचा हैं शकील खान, और मेरा भाई छोटा है अब्दुल शाहिद। मेरा जो मेरे से छोटा वाला भाई है, उसका तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि वो जॉब करता था और मंथली एक्सपेंसेस वही अफोर्ड करता था। और फिर मेरी मम्मी, जाहिर सी बात है, उसको उनका नाम तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। तो इन लोगों का योगदान मेरे लाइफ में बहुत था, बहुत रहा है। सर आपकी शादी हो गई? शादी तो सर अभी नहीं हुई है। सर आते हैं अब हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, कि प्रारंभिक परीक्षा और मेंस का जो एग्ज़ाम है, कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पहले कर लें कि मेंस की तैयारी कैसे करें। तो आप उसको बताएं कि कैसे आपने इसको तैयारी की, क्योंकि आप दुबई से जॉब करके आए, क्योंकि आपके लिए एक चैलेंजिंग रहा होगा। और लोग तो यहाँ से रह रहे थे, लेकिन आपने कैसे किया इसको? देखिए सर, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी तो इंटीग्रेटेड होती है। उसमें एज सच कोई एक डिमार्केशन तो होता नहीं है कि ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस प्रेसिडेंट से अगर पॉलिटी की बात करें तो प्रेसिडेंट से, पार्लियामेंट से आता है। वही क्वेश्चन जो है मेंस में भी आता है अगर पॉलिटी से अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है सेपरेशन तो कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ होता है यूपीपीसीएस में, क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं और फैक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए जैसे घटना चक्र की बुक है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चूँकि मेरी तैयारी यूपीएससी की बेसिकली थी, तो स्टार्टिंग के हालांकि मेरे 2-3-4 अटैम्प्ट जिसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मेंस में नहीं वो हो रहा था मेरा, क्योंकि मेरा फोकस जो है यूपीएससी की तैयारी में था। यूपीएससी हालांकि नहीं हो रहा था पीटी। और तो फिर मैंने इस बार 21 में इंटीग्रेटेड प्रॉपर तैयारी करी। तो मेरी राय यही रहेगी कि मेंस और प्रीलिम्स में सेपरेशन नहीं रखें आप। प्रीलिम्स आने के पहले जो क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए, वो गलत नहीं करें। नहीं होने चाहिए का मतलब ये है कि सिंपल क्वेश्चंस पॉलिटी के
आए हैं, सिंपल क्वेश्चंस जैसे रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, और करंट अफेयर्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने गलत किया है तो समझ लीजिए कि आप फाइट में नहीं है। तो सबसे बड़ा जो सजेशन प्रीलिम्स के लिए मैं देना चाहूँगा वो यही है कि जो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए वो आपसे भी गलत नहीं हो। तो सर आपने 2022 पीसीएस का भी मेंस दिया हुआ? सर मैंने मेंस दिया हुआ है, मेंस उसमें दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशन इस बार है कि शायद कुछ और अच्छा हो जाए। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, और यूपी स्पेशल के लिए और करंट अफेयर के लिए, इन दोनों के लिए थोड़ा स्पेशल बता दीजिए। देखिए सर, जहाँ तक यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की बात है तो एक जो मतलब घटना चक्र है उसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं आप। घटना चक्र में पूर्वावलोकन की जो किताबें आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन करके प्रीलिम्स के लिए दिया होता है, तो उसको तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सब्जेक्ट वाइज जैसे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो यूपीएससी में एनसीईआरटी को मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो एनसीईआरटी को ही मैंने रिवाइज किया और जो पूर्वावलोकन हिस्ट्री का आता है उसको अच्छे से कवर करा। पॉलिटी है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा हमने कुछ पढ़ा नहीं, इवन पूर्वावलोकन भी उसके लिए नहीं पढ़ा था। और ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए परीक्षा वाणी पढ़ी थी हमने, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके दिया होता है। और बाकी एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है उसको पढ़ा था, अपना को जो नोट्स बनाया था ज्योग्राफी का उस पर फोकस था। और यूपी के जो साइंस एंड टेक है उसका तो सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस के अलावा हमने और कुछ पढ़ा नहीं था। और यूपी स्पेशल के लिए भी घटना चक्र की जो बुक आती है उसी को पढ़ा था, और करंट अफेयर भी जो है घटना चक्र की जो बुक आती है उसी से मैंने पढ़ा था। तो आपने मंथली मैगजीन वगैरह करंट के लिए नहीं? आज सच मंथली मैगजीन नहीं लिया। एक्चुअली क्या है कि यूपीएससी के लिए मंथली मैगजीन पढ़ा करते थे, और इसके लिए क्या होता है सर कि 15 दिन पहले घटना चक्र वालों का या घटना सार वालों का जो कंपाइलेशन टोटल आता है उसी पर फोकस रहता है कि एकदम रिगरस, क्योंकि 15 दिन पहले फिर जीएस पढ़ना ऑलमोस्ट बंद कर देते हैं। फिर वही जो 15 दिन का टाइम होता है, कोशिश यही रहती है कि करंट अफेयर इतने अच्छे से मल्टीपल रिवीजन हो जाए कि उसी टाइम 15 दिन में करंट अफेयर प्रॉपर पढ़ा जाता था। अब तो करंट अफेयर पूरा बेस बनाता है आपके सिलेक्शन। कई क्वेश्चंस आते हैं सर, 15-20 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सर थ्रू आउट द ईयर हम लोग करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं। जो जैसे विजन आईएएस की मैगजीन है तो एक करंट अफेयर सारा दिमाग में रहता है, लेकिन फिर वो 15-20 दिन में जब एकदम स्पेसिफिक यूपी स्पेशल पढ़ लेते हैं ना तो वो हो जाता है। हाँ, अगर कुछ लड़के मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग तैयारी इस बार मेरा करीब 8 साल हो गया तैयारी करते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग स्टार्टिंग के बंदे हैं उनको मंथली मैगजीन अगर वो यूपी स्पेसिफिकली दे रहे हैं तो मंथली मैगजीन वो पढ़ें, वो बहुत हेल्प करेगा। लेकिन जो 3-4 साल जिनकी तैयारी को हो गया है वो मंथली मैगजीन अवॉइड कर सकते हैं। जो कंपाइलेशन एंड में आता है 15 दिन 20 दिन पहले, उसी को अच्छे से पढ़ें, वही इनफ है। सर अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा से बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे सीसेट को लेकर के। सीसेट को लेकर के आपको कैसा लग रहा है, मतलब डर किस प्रकार? सीसेट तो सर चैलेंजिंग हो गया था। 21 में मेरे 3 या 4 क्वेश्चन से सिर्फ सेफ था मैं, मतलब सीसेट टफ आया था। जीएस में मेरा जब मैंने काउंट करा आते ही उसी दिन शाम को, तो ये लगा कि चलो सेफ जोन में है, मतलब 1-2 प्लस माइनस अगर होता है तो हो जाएगा। लेकिन फिर सीसेट मुझे डर, मतलब ये ऐसा लग रहा था कि चेक करें और ना हो कहीं ऐसा हो जाए, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस इस बार टफ आए थे और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस टफ आए थे। इंग्लिश पे तो ज़्यादा फोकस रहता नहीं है क्योंकि ग्रामर रिवाइज करते नहीं है, मतलब फोकस हिंदी और मैथ रीजनिंग पे रहता है। तो उस दिन जब हमने मिलाया तो मैं शॉक्ड रह गया कि मतलब 2 या 3 क्वेश्चन से मेरा सीसेट हुआ था बस, मतलब शायद 36 या 35 क्वेश्चन मेरे ऑल टुगेदर सही हो रहे थे, और जबकि उसके पहले मेरा 45-50 क्वेश्चन सही हो रहे थे। 22 में भी यही है कि करीब 45-50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो उस बार तो बहुत लोग सीसेट में फेल हुए थे, और 23-22 में भी सीसेट कंपैरेटिवली टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ टफ था। तो सीसेट बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा है, कई सिलेक्टेड लोगों का सीसेट नहीं हो रहा है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि सीसेट को भी आप प्रायोरिटी दें, इतने हल्के में भी ना लें कि आपका सीसेट की वजह से प्रीलिम्स रुक जाए, क्योंकि बहुत पेनफुल है। यूपीएससी में मेरा एक बार रुका है सीसेट की वजह से, तो बहुत पेनफुल होता है ये। तो सर सीसेट के लिए कुछ स्पेसिफिक एक छोटी सी कोई बुक होगी ऐसा कुछ किस जहाँ से पढ़ सकते हैं नॉर्मली? ऐसा तो सर बुक तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया है नहीं, लेकिन जैसे मेरा क्या था कि एक दिमाग में ये रहता था कि रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लिया जाए, फिर जो मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लिया जाए, और इसी तरीके से हिंदी को रिवाइज। हिंदी तो बेसिकली हम लोग यूपी पीसीएस के लिए पढ़ते ही हैं, क्योंकि मेंस में भी अच्छा खासा है 150 नंबर का। तो यही 2-3 चीज़ों पे फोकस रहता है, इसी को
करके कर लिए। तो कोई स्पेसिफिकली बुक तो आती है घटना चक्र की, लेकिन वो हेल्पफुल भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मेरा तो अपना यही था कि यूपीएससी वाला जो नोट्स था उसी से मैंने पढ़ा था। अच्छा सर, बात करते हैं अब हम लोग मेंस को लेकर के। मेंस जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैसे आपने किया इसको? मेंस तो सर देखिए क्या है कि जैसे कि पहले जो 2-3 साल का पैटर्न था उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अब तो 4-5 साल, 18, 19, 20, 21, 4 साल हो गया है, तो ये सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहिए। कैसे, किस पैटर्न पे यूपी पीसीएस क्वेश्चंस पूछ रहा है। अभी पिछले 2-3 सालों में ये तो कि डायरेक्टली जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए थे, जैसे यूपी स्पेशल के गवर्नेंस वाला टॉपिक हो गया, लॉ एंड ऑर्डर वाला टॉपिक, उस पर यूपी पीसीएस डायरेक्टली उठा के पूछ रहा है। तो ये पैटर्न जो है इसको भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अब जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का सर इनपुट आउटपुट बहुत ख़राब है। हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है। मॉडर्न, अब हाँ 21 में एक क्वेश्चन आया था, शायद आप लोगों को याद हो, कि एक वो टर्की से रिलेटेड था, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, बाल्कन क्राइसिस करके ऐसे कोई क्वेश्चन था। तो बेसिकली वो उसमें टर्की जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हार जाता है, उसके ऊपर एक वो ट्रीटी लगाई जाती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन अब बात मैं ये यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन वाली जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको आप पढ़ेंगे तो शायद इसको आप मिस कर जाएंगे। तो मोटा मोटी एक ओवरव्यू चीज़ों का रहे, हिस्ट्री में उतना ज़्यादा आप नहीं घुसें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पता नहीं उठपटांग, जैसे प्रीलिम्स में उठपटांग आते हैं उसी तरीके से मेंस में भी आता है। तो मॉडर्न इंडिया पे फोकस रखें, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला टॉपिक हो गया, ये सब जो बेसिक टॉपिक्स हैं इसको ये नहीं छूटना चाहिए। और इंटरनेशनल रिलेशन के जो इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आइडिया रहना चाहिए। डिटेल में नहीं मालूम है तो भी चल जाएगा, वहाँ पे आप मैनेज कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसका आउटपुट बहुत कम है, मेहनत ज़्यादा है, क्वेश्चंस उस पर आते नहीं हैं। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो नहीं, उस पर उतना ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी में क्या है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, और फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी जो एक बुक है, और इन्वायरमेंट वाली जो एक बुक है ग्रीन कलर की, उसको अच्छे से पढ़ें आप। जो अपना नोट्स है ज्योग्राफी का, उसको उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें। जैसे साइक्लोन पे क्वेश्चन आता है, वोल्केनो पे क्वेश्चन आता है, तो ये सारे इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर क्लैरिटी रखें। यूपी स्पेशल भी, स्पेसिफिकली बुंदेलखंड तो यूपी पीसीएस का बहुत ही मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उस पर जो है फोकस रहें। ये हिमालयन रीजन पे जो रिवर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह का नाम याद रखें, कौन से रीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो याद रखें, क्रॉप्स वगैरह ये सब, सॉयल, ये सब ध्यान रखें ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में। सोसाइटी के लिए सर जो पेपर GS1 में है उसको मैंने एक विजन आईएएस का एक नोट्स है, और विजन आईएएस का मेंस 365 आता है, तो उसमें एक फैक्चुअल डाटा काफ़ी दिया रहता है, जैसे कि हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वुमेंस एम्पावरमेंट पे। तो जो ये डाटा एक्चुअली मैंने रट लिया था, जैसे नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का डाटा 5th का जो लेटेस्ट आया था उसको मैंने रट लिया था। तो बस यही डाटा का इस्तेमाल करते हुए जो भी क्वेश्चन आया था उस डाटा का इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तो पेपर 1 ऐसे हो गया था मेरा। पेपर 2 सर लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और गवर्नेंस के लिए वही मैंने जो है विजन आईएएस का नोट्स पहले से पढ़ा हुआ था, तो उसी को, और इंटरनेशनल रिलेशन मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, तो वो आराम से हो गया था मेरा। उसके लिए मैंने, हालांकि ऑप्शनल पर भी हम बात करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने सुब्ररंजन के नोट से कैसे चीज़ों को कवर किया। पेपर 3 में तो सर फैक्ट और डाटा का खेल होता है, हाँ करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। वो तो अगर आपने अच्छा कर लिया तो 100+ मार्क्स आता है, नहीं तो लोगों के 35 भी मार्क्स आए हैं, मैं जानता हूँ लोगों को। तो उसमें पेपर 3 की स्ट्रेटजी ये रही है मेरी कि जो टॉपिक्स हैं उसका एवरी टॉपिक को हमने एक नोट्स में अलग से लिख लिया था, और उस टॉपिक से रिलेटेड मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, जैसे कि एनिमल रियरिंग वाला एक टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री वाला, तो हमने ये लिख लिया कि जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट ये कितने लोगों को देता है, और इस तरीके से स्कीम्स 3-4 उसमें उससे रिलेटेड जो यूपी गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने का क्या प्लान है, इस तरीके से 2-4 डाटा सारे उसका इकट्ठा कर लिया था और उसी को मल्टीपल रिवीजन कर लिया था। और सिक्योरिटी वगैरह का तो सर जो मार्केट में नोट्स है, जैसे विजन आईएएस का हो गया, ये सब वही लेकर के, और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा कि उसका आउटपुट बहुत ख़राब है, तो हमको लगा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हुए कुछ 2 टॉपिक जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया उसमें सिक्योरिटी में, और इस तरीके के 2-3 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, बाकी उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ इतना ही इनपुट हम सजेस्ट करेंगे दीजिए आपकी आउटपुट कंपैरेटिवली उतना मिलता रहे, ये नहीं कि आप मेहनत खूब कर लें और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सकता है
सकता है कुछ पैटर्न बदल जाए या प्रीवियस के कंपेयर में उस तरीके के क्वेश्चन आए, आपकी मेहनत भी बेकार जाए और नंबर भी अच्छे ना आए। तो उसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके ये ध्यान लगेगा कि कौन से टॉपिक को आप ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, कौन से टॉपिक को कम देना चाहिए, वो उसी से पता चलेगा। और पेपर 4 तो एथिक्स है, उसके लिए मैंने इसका ओनली IAS का नोट्स एक प्रॉपर आया था। उस टाइम फ़ोटोकॉपी मार्केट में थी, तब मुखर्जी नगर में जब हम लोगों थे, तो वही लेके हमने मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करा और केस स्टडीज़ पे करीब 30-40 केस स्टडी को अच्छे से किया हमने। तो केस स्टडी पे अच्छा कमांड आ गया। और बाकी थियरेटिकल एस्पेक्ट मेरा एक्चुअली ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो जो थिंकर्स वाला कनेक्ट था उसको हमने वहाँ से ले आके जोड़ दिया। जैसे कि 18 क्वेश्चंस आया था, कार्ल मार्क्स पे आया था, गांधी वगैरह पे क्वेश्चंस आता है, तो थिंकर वाला मेरा पोर्शन स्ट्रांग था, तो उसको हमने वहाँ से कर लिया। वहाँ से हाँ। सर GS की जो आंसर राइटिंग है वो आपने किसी संस्था से की थी? मैंने संस्था से करी थी और मेक IAS से मैंने जो है मेंस की टेस्ट सीरीज़ करी थी और GS वर्ड से मैंने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ करी थी। उसके पहले मैंने UPSC की टेस्ट सीरीज़ 2-3 बार विजन IAS में लिखा है और मुखर्जी नगर के जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी मैंने मल्टीपल टाइम्स दे IAS में भी मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिखी है, पहले वाले मेंस में। और मतलब कम से कम नहीं तो 7-8 बार मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिखी है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ का जो है फ़ायदा होता है। सर अब आएंगे ऑप्शनल पे। ऑप्शनल पे जाने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे आपका ऑप्शनल कौन सा था और मीडियम आपका कौन सा? सर मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था और मीडियम मेरा इंग्लिश था। अब सर ऑप्शनल को लेकर के आप जैसे PSIR आपका ऑप्शनल है, तो उसमें पहले पेपर और दूसरे पेपर के लिए कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? बुक्स तो मोटा मोटी, हालांकि पहले मैंने बहुत सारी बुक्स को रिफ़र किया था जब UPSC की तैयारी कर रहा था, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुब्ररंजन मैम का जो नोट्स है ना बहुत ही कंसाइज है। अगर आप बुक्स पढ़ने के लिए तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से रास्ते से भटकाना होगा। जैसे OP गौबा हो गया, कई सारी बुक्स हैं, वो अगर मैं बताऊँगा तो जो सुब्ररंजन मैम का नोट्स है वो बहुत ही मतलब टू द पॉइंट है और उतना ही है जितने की ज़रूरत है। सारे जैसे कि पेपर 1 की पार्ट A की अगर आप बात करें तो थिंकर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, जो डिफरेंट सपोर्टिव थिंकर्स हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, मैम ने प्रॉपर अच्छे से लिखवाया है। आप अगर बुक से उसी चीज़ को पढ़ना चाहेंगे तो एक आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स फिर से बनाना पड़ेगा और हो सकता है उतने थिंकर्स आप ना इकट्ठा कर पाएँ जितना मैम ने लिखवा दिया है। तो सुब्ररंजन का मैम का मेरा पूरा नोट्स जो भी उसमें, क्योंकि UP PCS और UPSC में कुछ डिफरेंस ये है कि UP PCS में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, एक्स्ट्रा थिंकर्स भी हैं। तो कुछ टॉपिक्स को तो मैंने गूगल से सर्च कर लिया था जो UPSC में नहीं है और UP PCS में स्पेसिफिकली हर साल पूछा जाता है, तो उसका नोट्स हमने अलग से बना लिया था अपना। और बुक में OP गौबा की बुक मैंने पढ़ी थी और बुक जो है ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। और जो अगर कुछ आपको कुछ टॉपिक्स जो नए हैं UPSC वाले में नहीं है, उस पर थोड़ा सा गूगल करके आप अच्छे से अपने से उस पर कंटेंट बना लीजिए, वो मोर देन इनफ रहेंगे। अच्छा सर, अब बात करते हैं इंटरव्यू को लेकर के। इंटरव्यू में किस प्रकार का प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, क्या लगता है? इंटरव्यू के लिए तो देखिए, इंटरव्यू की तो एज सच तैयारी मतलब ऐसे सेपरेट कुछ है नहीं। जैसे हम कहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में कोई सेपरेशन नहीं, वो इंटीग्रेटेड। सिमिलरली इंटरव्यू एक एक्सप्रेशन ऑफ योर नॉलेज, जो तक अभी तक आपने मेंस में लिखा है उसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है, बस वही है। तो इंटरव्यू के लिए एक थोड़ा सा सजेशंस हम ये देना चाहेंगे कि उस दिन का, जैसे हमसे तो 4-5 क्वेश्चन उस दिन के न्यूज़पेपर से पूछा गया था। मैं लकी था कि उस दिन का न्यूज़पेपर मुझे मिल गया था, उसी टाइम देख लिया था हमने, तो मेरा तो पॉजिटिव हो गया था। लेकिन ये ज़रूर करेंगे उस दिन का न्यूज़पेपर आप ज़रूर देखें। हाल फिलहाल में चल रही जो न्यूज़, पर्टिकुलरली जो न्यूज़ में है, जैसे कि मुझसे कई क्वेश्चंस पूछे गए थे उस टाइम, कि ये पूछा गया था कि रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि मेरा ऑप्शनल मैंने बता दिया पॉलिटिकल साइंस है, तो उस पर डीप में चर्चा काफ़ी हुई थी कि मतलब रशिया यूक्रेन वॉर का क्या इम्पैक्ट है, इंडिया का वीज़ावी क्या पोजीशन है। और फिर कोल्ड वॉर पे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे कि हाउ चाइना का जो US रिलेशन है वो न्यू कोल्ड वॉर के तौर पे। तो हालांकि उन्होंने जो पूछा था वो क्या ऐसा पूछा था कि क्या ये न्यू कोल्ड वॉर हो सकता है। तो पॉलिटिकल साइंस में जहाँ तक मेरी नॉलेज थी और मैंने जो पढ़ा था, तो मुझे तो नहीं लगता था कि ये न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है। तो हमने एक फर्म स्टैंड लिया अपना कि नहीं ये कोल्ड वॉर नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज करा कि नहीं कैसे नहीं कोल्ड वॉर है, उसमें भी 2 सुपर पावर थे, चाइना सुपर पावर है। तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझाया कि मतलब चाइना जो है USSR नहीं है, या अभी का रशिया USSR नहीं है, क्योंकि कई सारे डिसइंटीग्रेशन
कंपटीशन हो गई कंट्रीज़, और जो भी तमाम फैक्टर थे समझाया हमने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इस तरीके से जो क्वेश्चन है डुअलिटी जिसमें है, उसमें आप एक फर्म स्टैंड लें और ये नहीं सोचें कि उनको क्या लग रहा है या उनका पर्सपेक्टिव आपको बोल रहे हैं। नहीं, आपको लगता है अगर गलत भी बोल रहे हैं तो फर्म स्टैंड, फिर बदले नहीं अपना स्टैंड। इंटरव्यू में ये चीज़ होना चाहिए। और इंटरव्यू की कोई ऐसे देखिए तैयारी होती नहीं है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की जैसे है, जैसे OBCs के लिए गवर्नमेंट स्कीम है, SC/STs की यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है आप तैयारी करके जाएं, ताकि वहाँ से अगर यूपी स्पेशल कुछ पूछे तो आपसे गलत ना हो। बिल्कुल, पर्सनालिटी टेस्ट में मतलब करंट से आप अपडेट रहें, चीज़ों को जानते रहें। और आपके अगर जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे तो पूछेंगे आपका जैसे एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस दुबई में काम करने का था, तो उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। मेरा इंटरव्यू तो करीब 20 मिनट से 25 मिनट तक चला था, तो उसमें काफ़ी देर तक चर्चा हुई उस पर। मैंने जैसे कि एक इंटरव्यूअर मेरे बगल में बैठे हुए थे, मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मेरे जूते सॉक्स मेरा दिख रहा था, तो उन्होंने सॉक्स पे क्वेश्चन पूछा कि जो है आप अपने सॉक्स के बारे में बताइए। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने बताया उनको कि सर मेरा ये सॉक्स जो है कॉटन का बना हुआ है और ये स्ट्रेचेबल है, इजीली वॉशेबल है। तो वो सेटिस्फाइड थे मेरे क्वेश्चन से। तो इस तरीके से मतलब रैंडम क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक करना चाहते हैं वो। तो इस तरीके ऐसे भी क्वेश्चन हैं जैसे आपके शर्ट में कितने बटन हैं। हाँ, हमसे तो सब बटन नहीं पूछा गया था, लेकिन सॉक वाला पूछा गया मतलब इसी सब चीज़ों में आता है। ठीक है सर, हम लोग का कुछ और लास्ट प्रश्न में चलते हैं इसमें, और ये इंटरटेनमेंट बेस से ही होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, लोग पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोर हो जाते हैं, भाई कितना पढ़ेगा आदमी। तो उस हिसाब से आपको जब ये सब चीज़ें लगती थी तो आप क्या करते थे अपने इंटरटेनमेंट करने के लिए कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, ताकि और अभी और भी पढ़ाई करनी रहती थी, तो क्या करते थे? अब सर देखिए, ये तो रोज़ होता था, हर रोज़ होता था कि मतलब जब पढ़ाई आदमी घंटा 2 घंटा कर लेता था तो डिस्टर्बेंस तो हर रोज़ होता था। अब इंटरटेनमेंट के लिए ये होता था जैसे कि हम लोग शाम को दोस्तों के साथ चले गए चाय वाय पीने के लिए, मुखर्जी नगर चले गए, और कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वहाँ आसपास अपना थोड़ा देर रुके, शाम को दोस्तों से बात किया, चले आए। सुबह टहलने के लिए गार्डन वगैरह में चले गए ऐसा, और कुछ टाइम अपना सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया इन द सेंस कि यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस वगैरह देखने करके टाइम पास किया जाता था। तो इस तरीके से तो था। डिप्रेशन वगैरह तो सर होता ही था, मतलब अब इतना टाइम लग गया था तो चैलेंजिंग तो था ही ये जर्नी। अब लेकिन यही है कि कुछ इसी तरीके से अब घर सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है घर में अपने फादर से बात करके जो है मुझे मिलता था। तो ये इस तरीके से अपने सिचुएशन को हम हैंडल किया करते थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना कीमती समय दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।